नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों पर नजर डालने से पहले सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां देख लेते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले की जांच तेज, सुरक्षा बलों के हाथों ढेर हमलावर की हुई पहचान। पेंसिल्वेनिया की जनसभा में हुई गोलीबारी में घायल ट्रंप को अस्पताल से छुट्टी मिली, एक व्यक्ति की गई जान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व नेताओं ने की घटना की कड़ी आलोचना। प्रधानमंत्री ने कहा, राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। जानलेवा हमले के बावजूद प्रचार अभियान जारी रखेंगे ट्रंप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तोड़ा एक और रिकॉर्ड। एक्स पर 10 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा किया पार। पिछले 3 साल में बढ़े करीब 3 करोड़ फॉलोअर्स। उत्तर प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव निशाने पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए मिला जनता का समर्थन। तो यूपी सीएम ने कहा, राज्य को बनाया माफिया मुक्त। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के बीच 40 साल बाद खुल गया जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार। ओडिशा सरकार कराएगी मूल्यवान सामानों की सूची तैयार। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षा बलों ने किया नाकाम। केरन सेक्टर में 3 आतंकियों को किया ढेर। बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों में स्थापित प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का किया शुभारंभ। युवाओं के लिए आधुनिक शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा। इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान में भी हुए शामिल। कहा, इंदौर वासियों ने एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का किया काम। पांचवें और अंतिम T20 मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 42 रन से हराया। सीरीज को 4-1 से की अपने नाम। जीत के लिए मिले 168 रन के जवाब में 125 रन पर ऑल आउट हुई जिम्बाब्वे की टीम। सुर्खियों के बाद में खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। उत्तर प्रदेश में आज राज्य भाजपा कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत राज्य के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस बैठक में मोदी सरकार के 10 वर्षों के माध्यम से देश और यूपी में हासिल की गई तरक्की का ब्यौरा पेश किया गया, तो राजनीतिक विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा गया। बीजेपी कैसे आने वाले वर्षों में अपने प्रदर्शन को लेकर और मजबूती से काम करे, इस बात पर भी मंथन हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भाजपा कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत केंद्रीय मंत्री, पार्टी सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। बैठक में जहां लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर मंथन किया गया, वहीं उपचुनाव की तैयारी और प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए विपक्ष पर जमकर बरसे और कार्यकर्ताओं में प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने के लिए जोश भरा। ये 2024 का चुनाव इस बात को प्रतिलक्षित करता है कि भारत की जनता ने 2024 में लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में अगर हमको समर्थन दिया है, तो वह हमको एक विशेष कार्य के लिए दिया है कि विकसित भारत 2047 में बना करके हमने दिखाना है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में यूपी में जो परिणाम सामने आए हैं, उसे लेकर कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। आप सबके सहयोग से आज माफिया मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। तो माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारे विचार परिवार का ये जो लंबा संघर्ष था, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो। दुनिया भर के सनातन हिंदू धर्मावलंबी जिन आकांक्षाओं के साथ जी रहे थे,
उन अपेक्षाओं पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने खरा उतर करके अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान करने का काम भी किया। वहीं उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें जनता के बीच जाकर विपक्ष के विभाजनकारी षड्यंत्रों को बेनकाब करना होगा। हमारे लिए अब बड़ी चुनौती है कि हम सभी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाकर युद्ध स्तर पर विपक्ष के विभाजनकारी षड्यंत्रों को बेनकाब करना है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव में जन कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद किया गया। राजनीतिक प्रस्ताव में एक हाथ में संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदने का ऐलान किया गया। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फुले को पथ प्रदर्शक बनाकर पार्टी ने आगे बढ़ने की घोषणा की है। राजनीतिक प्रस्ताव में विपक्षी दलों के द्वारा संविधान को लेकर फैलाए गए भ्रम को जनता के बीच दूर करना है। प्रस्ताव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को निशाने पर लिया गया। प्रस्ताव में राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताया गया। साथ ही कहा गया कि अगर सत्ता में राहुल गांधी आते तो हिंदू बोलने पर भी प्रतिबंध लग जाता। वहीं समाजवादी पार्टी ने हमेशा आरक्षण और अंबेडकर का विरोध किया है। विकास सिंह और रामेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस समय खेल के मैदान से एक बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराते हैं। कार्लोस अल्कराज ने जीता विंबलडन के पुरुष एकल का खिताब। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला जिसको अल्कराज ने अपने नाम किया है। फाइनल में अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराया है, जो कि कई बार ये खिताब अपने नाम कर चुके हैं। तो अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को शिकस्त दी है। अल्कराज ने मुकाबले को 3 सेट में 6-2, 6-2 और 7-6 से अपने नाम किया, यानी ये संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिला है। लगातार दूसरे साल जोकोविच को हराकर अल्कराज ने जीता है विंबलडन का खिताब और अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण टाइटल अल्कराज के नाम और अल्कराज के करियर का दूसरा विंबलडन और चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है ये, जो कि आज उन्होंने अपने नाम किया है। कार्लोस अल्कराज ने जीता विंबलडन के पुरुष एकल का खिताब। ये इस वक्त की खेल के मैदान से बड़ी खबर है जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। फाइनल में अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराया है। संघर्षपूर्ण मुकाबले में दोनों दिग्गजों की टक्कर हुई। उसके बाद में अल्कराज भारी पड़े। उन्होंने 3 सेट के मुकाबले में 6-2, 6-2 और 7-6 से इस खेल को अपने नाम किया है। लगातार दूसरे साल जोकोविच को हराकर अल्कराज ने जीता है विंबलडन का खिताब और इस खिताब के वो हकदार बने हैं। अल्कराज के करियर का दूसरा विंबलडन और चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है। अपने आप में एक बेहद सनसनीखेज खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने अपनी मौजूदगी जताई है। पुरुष एकल का खिताब आज कार्लोस अल्कराज ने अपने नाम कर लिया है। विंबलडन का ये बेहतरीन एक मुकाबला हुआ, 3 सेट तक चला, 6-2, 6-2 और 7-6 से अल्कराज ने इस मैच को अपने नाम किया है। दोनों ही दिग्गज खिलाड़ी और नोवाक जोकोविच, जिनको हम जानते हैं एक बहुत ही बड़े प्लेयर के तौर पर, लेकिन फाइनल में उनको हार का सामना करना पड़ा है। और अल्कराज ने अपने बेहतर खेल से एक बार फिर से साबित किया है कि वो और आगे बेहतर क्षमताओं के साथ प्रदर्शन करने का दम रखते हैं और अल्कराज ने करियर का दूसरा विंबलडन और चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है। कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन के पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। कुछ और खबरों से पहले फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। कुछ बना सकते हैं, बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MBH। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस।
आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। 46 साल के बाद आज पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोला गया, जिसके लिए हाई लेवल कमेटी और मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने तयशुदा SOP के तहत भंडार को खोलने की प्रक्रिया शुरू की है। भंडार खोलने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई जा रही है, जो कि विशेषज्ञों की मौजूदगी भी वहां पे लगातार बनी हुई है। 2018 में रत्न भंडार की चाबी गुम हो जाने के बाद से ये पूरा मामला राजनीतिक रूप से भी गरमाया हुआ था। पीएम मोदी ने बीते दिनों ओडिशा के चुनाव में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। हमेशा से जिज्ञासा का विषय रहा पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर में रत्न भंडार आखिरकार करीब 4.5 दशक के बाद आभूषणों और अन्य मूल्यवान सामानों की लिस्ट बनाने के लिए आज इसे खोल दिया गया। इससे पहले इस रत्न भंडार को आखिरी बार 1978 में खोला गया था। इस दौरान सरकार द्वारा तय किए गए मानकों के अनुसार पूरी प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। Everything is being carried on as per the standard operating procedure. I am not authorized to speak anything. The high level committee and its member will give you details once they come out. उड़ीसा सरकार भी इस पूरी प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रख रही है, तो मंदिर प्रशासन से लेकर रत्न भंडार को खुलवाने की लड़ाई लड़ने वाले भी इस दिन का इंतजार कर रहे थे। हम आज से ही वहीं पे रुकेंगे और नीलाद्रि विजय तक वहीं पे रहेंगे, देखेंगे कि नीति कांति आराम से हो। हमको विश्वास है कि प्रभु की कृपा है, सब कुछ आसान होगा। 2018 में ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज पास्ड अ ऑर्डर टू गवर्नमेंट। उस टाइम पे जो सरकार था, उस टाइम पे जो प्रशासन थे, वो एक नाटक रचे कि चाबी खो गया। अब हम लोग तो सब जानते हैं। ये सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। रत्न का आभूषण निकल रहा है अभी, इसी का भी त्रिस्तरीय सुविधा माने सुरक्षा व्यवस्था में हम सब जो हमारा जो भाई लोग है, इसी को भी नियोजित करने का जिम्मेदारी हमारी ऊपर है। 24 आवर कैमरा, सर्विलांस कैमरा भी रहेगा और पुलिस का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट ये भी रहेगा। जो रत्न आभूषण बाहर निकल रहा है, इसी को हम अंदर जाने तक सुरक्षा हमारी ऊपर है। दशकों बाद भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के खुलने से स्थानीय निवासियों से लेकर यहां आने वाले देश भर के श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आज रत्न भंडार गनती और मनती करने के लिए अंदर सब प्रतिनिधि दल घुसे हुए हैं। बहुत उत्सुकता ही है हम लोग का। रत्न भंडार तो हमारा उड़िया का अस्मिता है और जो खोलने से हमको पता चला कि जगन्नाथ का वहाँ पर कितना कुछ जो सामग्री है, जो अलंकार है, वो नाना आदि बहुत सारे दुर्लभ का जो मणि और रत्न का भंडार है, वो जो पूर्व का जो सरकार थे वो तो नहीं खोले, हमको तो नहीं मालूम हुआ, इसलिए हम बहुत उत्साहित थे। मैं तो बताना चाहूँगी कि मुझे बहुत खुश महसूस हो रहा है यहाँ पे आके। और आप तो देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे कितने सारे भक्तजन यहाँ पे मौजूद हैं, आए हैं भगवान को दर्शन करने के लिए। 46 साल बाद रविवार को खुले रत्न भंडार का ये मामला राजनीतिक रूप से भी बड़ा मुद्दा रहा है। पूर्ववर्ती बीजू जनता दल की सरकार ने रत्न भंडार को दशकों तक नहीं खोला, इससे इसको लेकर एक रहस्य बनता चला गया। इसके बाद भाजपा ने बीते दिनों ओडिशा में हुए चुनाव के समय इसे बड़ा मुद्दा बनाया और पीएम मोदी ने सरकार बनने पर रत्न भंडार खोलने का जनता से वादा किया था। आज बीजेपी फिर से पूर्ववर्ती सरकार पर हमलावर है। राज्य के अंदर भाजपा सरकार बनने के बाद श्री रत्न भंडार की पारदर्शिता को, प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया जाएगा और ये मोदी की गारंटी है।
सारा उड़ीसा वासियों को अपेक्षा थी, विश्व भर में जगन्नाथ प्रेमी की अपेक्षा थी कि रत्न भंडार को एक मिस्ट्री बना के अलग जो सरकार थे उन लोगों ने रखे थे। इस बार ये रत्न भंडार बार बार गिनती होना चाहिए, लेकिन ये 24 साल में गिनती नहीं हो रही थी। भले ही मामला राजनीतिक रूप से गर्माता रहा हो, लेकिन ये आस्था के साथ भी जुड़ा मामला है। इसलिए रत्न भंडार खोलने की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए मंदिर परिचालन कमेटी के सदस्यों के साथ रिजर्व बैंक और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मंदिर के पुरोहितों और गठित समिति के बीच चर्चा के बाद रविवार दोपहर 1:28 का समय तय किया गया था और सभी विधि विधान के अनुपालन के साथ साथ 3 अलग-अलग तरह की SOP भी बनाई गई थी। रविवार को तीनों SOP के अनुपालन के साथ ही धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का भी ध्यान रखा गया। रत्न भंडार में से निकलने वाले आभूषणों के लिए विशेष बक्से भी बनाए गए, जिन्हें मंदिर परिसर में पहुंचाया गया। रत्न भंडार को खोलने से लेकर इसके बाद की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जा रही है ताकि सभी प्रक्रियाओं की प्रामाणिकता बनी रहे। आभूषणों की गिनती के बाद एक डिजिटल सूची बनाई जाएगी, जिसमें आभूषणों की तस्वीर, उनका वजन और उनकी गुणवत्ता जैसी अन्य चीजें शामिल होंगी। पुरी से अजय मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के दरवाजों को खोल दिया गया है। इस दौरान उड़ीसा हाई कोर्ट के पूर्व जज विश्वनाथ रथ, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक अरविंद पाधी, ASI के अधिकारी DV गणनायक और पुरी के गजपति महाराज के एक प्रतिनिधि समेत 11 लोग मौजूद रहे। बाहर भंडार खुला गया, उनका चाबी अवेलेबल था, खोल के उसका तस्वीरी करके वीडियोग्राफी करके हमने जो सामान उसका अंदर गहना है भगवान का, उसका जो स्थिरीकृत रूम है वो रूम को शिफ्ट किया। गवर्नमेंट का परमिशन आ गया था। हम लोग ने ताला को तोड़ने वाला पहले से मुहैया कराया था, वो ताला को तोड़ा। 3 ताला था, एक सील में था, 2 नॉन सील था, अनसील था। उसको 3 ताला को खोले, अंदर गए, लाइट का बंदोबस्त किया, मुआयना किया। हमने नया ताला डाल के सील करके फिर चाबी हम लोगों ने सब ट्रेजरी को भेज दिया कलेक्टर के जरिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का तोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नई ऊंचाई हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हो गए हैं। PM मोदी X पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता बने हैं।
इस उपलब्धि के साथ सभी वैश्विक नेताओं से लोकप्रियता के लिहाज से पीएम मोदी काफ़ी आगे आ चुके हैं। बीते दिन 3 सालों में नरेंद्र मोदी के एक्स अकाउंट पर 30 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स बढ़े हैं। लोकप्रियता के मामले में पीएम का प्रभाव न केवल एक्स बल्कि अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर्स होने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि एक्स पर 100 मिलियन इस जीवंत माध्यम पर आकर बहुत खुश हूं और चर्चा, बहस, अंतर्दृष्टि, लोगों से आशीर्वाद, रचनात्मक आलोचना और बहुत कुछ का आनंद लेता हूं। भविष्य में भी इसी तरह के सक्रिय संवाद की उम्मीद है। पीएम मोदी के सोशल मीडिया साइट एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर्स होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए सोशल साइट एक्स पर लिखा, मोदी की लोकप्रियता ने एक्स पर नई राह पकड़ी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने पर बधाई। एक ऐसे नेता जिन्हें दुनिया देखती है। मोदी जी सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले निर्विवाद रूप से वैश्विक नेता है। ये उपलब्धि न केवल भारत में उनकी अद्वितीय लोकप्रियता का बल्कि वैश्विक मंच पर उनकी महान राजनेता की भूमिका का भी प्रमाण है। मणिपुर में मालगाड़ी सेवा की शुरुआत पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मणिपुर के खोंगसांग रेलवे स्टेशन पर पहली बार एफसीआई चावल पहुंचा। जिरीबाम से खोंगसांग तक मालगाड़ी के विस्तार से 6 घंटे सड़क यात्रा में लगने वाले समय की बचत होगी। वहीं इस पोस्ट के साथ केंद्रीय मंत्री ने एक फोटो भी साझा की है। इजरायली सेना ने हमास के खान यूनिस ब्रिगेड के कमांडर राफा सलामेह को मार गिराया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बताया है कि सलामेह 7 अक्टूबर के नरसंहार के पीछे मास्टरमाइंड्स में से एक था और उसने खान यूनिस ब्रिगेड में सुरंगों के विकास की योजनाओं की कमान संभाली थी। इसके अतिरिक्त उसने 2014 में ऑपरेशन प्रोएक्टिव एज के दौरान हमास के लिए युद्ध समर्थन अभियानों और रक्षात्मक योजनाओं में भाग लिया था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के पास सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। तीनों लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इसके पास से पिस्तौल, गोला बारूद बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार ऑपरेशन अभी जारी है। 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच के मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 42 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया। भारत ने जीत के लिए मिले 168 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम को 18 ओवर 3 गेंद में 125 रन बनाकर ऑल आउट कर गई। जिम्बाब्वे के लिए डायोन मायर्स ने सबसे अधिक 34 रन की पारी खेली, तो वहीं फराज अकरम और मारूमानी ने 27 रन का योगदान दिया। भारत की तरफ से मुकेश कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। वहीं शिवम दुबे ने 2 विकेट लेने में सफलता हासिल की। सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले वाशिंगटन सुंदर को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 167 रन बनाए। भारत के लिए संजू सैमसन ने सबसे अधिक 58 रन की पारी खेली। वहीं अंतिम के ओवरों में शिवम दुबे ने तेजी से 26 रन की पारी खेली। वहीं रियान पराग ने 22 रन का योगदान दिया। इसके अलावा अभिषेक शर्मा ने 14 और कप्तान शुभमन गिल 13 रन बनाकर आउट हुए। खेल की इस खबर के साथ समाचारों के इस बुलेटिन में बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।
आप सबको सैल्यूट करना चाहता हूं। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके जज्बे को। चंद्रयान 2 के पद चिन्ह जहां है, वो स्थान आज से तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। और जहां पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर पहुंचा है, वो स्थान आज से शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। ये वो भारत है जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है, जो डार्क जोन में जाकर भी दुनिया में रोशनी की किरण फैला देता है। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. यही वो तस्वीरें थी जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गई। भारत के वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया था। आज से ठीक 1 साल पहले यानी 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। प्रक्षेपण के कुछ दिनों बाद चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग की थी। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर के साथ प्रक्षेपित हुआ था। इस तरह भारत अपने तीसरे चंद्र मिशन के जरिए चांद के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बन गया। लैंडिंग करने के साथ ही वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेंगलुरु में इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात की और चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए टीम को बधाई दी थी। इसरो के वैज्ञानिकों के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री भावुक हो गए थे और उन्होंने चंद्रयान 3 टीम की उनके समर्पण और प्रयासों के लिए प्रशंसा की थी। आप सबको सैल्यूट करना चाहता हूं। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए ये भी कहा था कि आज भारत चांद पर है। हम वहां गए जहां कोई नहीं गया था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। इंडिया इज ऑन द मून। We have our national pride placed on the moon. हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया
जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। ये वो भारत है जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है, जो डार्क जोन में जाकर भी दुनिया में रोशनी की किरण फैला देता है। 21वीं सदी में यही भारत दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करेगा। मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वो दिन, वो एक एक सेकंड बार बार घूम रहा है। जब टचडाउन कंफर्म हुआ तो जिस तरह यहां इसरो सेंटर में पूरे देश में लोग उछल पड़े, वो दृश्य कौन भूल सकता है। कुछ स्मृतियां अमर हो जाती हैं। वो पल अमर हो गया। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के लिए मुख्य रूप से 3 उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। पहला, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना। दूसरा, चंद्रमा की सतह कही जाने वाली रेजोलिथ पर लैंडर को उतारना और घुमाना। और तीसरा, लैंडर और रोवर से चंद्रमा की सतह पर शोध कराना। अगर लैंडर मॉड्यूल की बात की जाए तो चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल में लैंडर और रोवर्स शामिल थे। इन दोनों के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के करीब उतरने के बाद उनका जीवन काल 1 चंद्र दिवस था, यानी चांद पर 1 दिन तक रिसर्च की गई। चंद्रमा पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। चंद्रयान 3 का लैंडर 2 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा, 1 मीटर 116 सेंटीमीटर ऊंचा और 1749 किलोग्राम वजनी था। चंद्रयान 3 के संचार में लैंडर ने अहम भूमिका निभाई, क्योंकि ये लैंडर से निकले रोवर से संचार करता था। इसने रोवर के साथ साथ चंद्रयान 2 पर लॉन्च किए गए ऑर्बिटर के साथ भी संचार किया। इनके अलावा ये बेंगलुरु के पास बेलालू में इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से भी सीधा संवाद किया। चंद्रयान 1 और मंगलयान जैसे अंतरिक्ष अभियान के दौरान भी नेटवर्क से संवाद किया गया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि चंद्रयान 3 से हमें आखिर क्या हासिल हुआ। दरअसल चांद के दक्षिणी ध्रुव पर गए विक्रम और प्रज्ञान ने हमें चांद के बारे में नई जानकारियां दी। वैज्ञानिक अभी भी चंद्रयान 3 मिशन के डेटा का विस्तृत अध्ययन करने में लगे हुए हैं। हालांकि 4 खोज ऐसी है जिनमें वैज्ञानिकों की गहरी दिलचस्पी है। विक्रम लैंडर ने चांद के आयन मंडल का घनत्व और तापमान मापा। इसरो के मुताबिक दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह को घेरने वाले इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड प्लाज्मा की 100 किलोमीटर मोटी परत में आयनों और इलेक्ट्रॉनों का अपेक्षाकृत विरल मिश्रण है। शुरुआती माप से अंदाजा मिलता है कि हर क्यूबिक मीटर में लगभग 5 मिलियन से 30 मिलियन इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने नेचर पत्रिका को बताया कि जैसे जैसे चांद पर दिन आगे बढ़ता है, घनत्व अलग अलग होने लगता है। पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में एक समान परत का चरम घनत्व 10 लाख इलेक्ट्रॉन प्रति घन सेंटीमीटर है। अगर इंसान चांद पर बसता है तो आयन मंडल का घनत्व संचार और नेविगेशन प्रणालियों को प्रभावित करेगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना अधिक होगा, रेडियो संकेतों को आयन मंडल के माध्यम से यात्रा करने में उतना ही अधिक समय लगेगा। वैज्ञानिक कहते हैं, विरल प्लाज्मा का मतलब है कि संभावित देरी न्यूनतम होगी। दूसरे शब्दों में ट्रांसमिशन के लिए कोई समस्या पैदा नहीं होगी।
चंद्रयान 3 के लैंडर में 10 सेंसरों से लैस तापमान जांचने वाला उपकरण भी लगा था। ये चांद की सतह से 10 सेंटीमीटर नीचे तक पहुंचने में सक्षम था। इसके द्वारा भेजे गए आंकड़ों से पता चला कि दिन के दौरान 8 सेंटीमीटर नीचे का तापमान सतह की तुलना में लगभग 60 डिग्री सेल्सियस कम होता है। विक्रम लैंडर पर लगे सिस्मोग्राफ ने चांद की सतह पर तरह तरह के कंपन दर्ज किए। हालांकि एक कंपन पर वैज्ञानिकों की खास नजर रही। ये बेहद छोटा सिस्मिक इवेंट था जो 4 सेकंड में खत्म हो गया था। इसरो के वैज्ञानिकों को लगता है कि ये छोटा चंद्रकंप हो सकता है या फिर किसी छोटे उल्कापिंड का प्रभाव। प्रज्ञान रोवर ने टेस्टिंग में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर की मौजूदगी कंफर्म की। इसरो के मुताबिक एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और आयरन भी मिला है। सल्फर पिघले हुए लावा का एक प्रमुख तत्व है और रिसर्चर्स को लगता है कि चांद की सतह ऐसे ही पिघले गर्म लावा की मोटी चादर से बनी है। चंद्रयान 3 ने चांद से जुड़ी कई अहम जानकारियां इसरो के वैज्ञानिकों तक पहुंचाई, जिसने चांद को समझने में अहम योगदान दिया। हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 के रोवर को लेकर खुशखबरी देते हुए बताया कि प्रज्ञान रोवर ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भेजी है, जिससे प्राप्त निष्कर्षों के मुताबिक विक्रम लैंडर के जरिए चंद्रमा पर पहुंचे प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के शिव शक्ति बिंदु के पास कई अहम खोजें की हैं, जो उस इलाके में मौजूद चंद्रमा की चट्टानों के टुकड़ों और उनकी उत्पत्ति से जुड़ी हुई है। इसरो के मुताबिक प्रज्ञान रोवर ने लैंडिंग स्थल पर छोटे गड्ढों के रिम, दीवार, ढलानों और फर्श के आसपास फैले छोटे चट्टान के टुकड़े देखे। इसरो के वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रज्ञान रोवर द्वारा की गई इस खोज के ये परिणाम चंद्र अन्वेषण में बेहद ही महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये उन पिछले अध्ययनों का समर्थन करते हैं जो चंद्र रेगोलिथ के अंदरूनी हिस्से में चट्टान के टुकड़ों के धीरे धीरे मोटे होने का अनुमान लगाते हैं। वैज्ञानिकों ने अब ये खुलासा किया है कि चंद्रयान 3 की नई खोज में ये पता चला है कि जब प्रज्ञान रोवर शिव शक्ति बिंदु के पश्चिम की ओर करीब 39 मीटर आगे बढ़ा था, तो वहां पर जो चट्टानें उसे मिली उनकी संख्या और आकार में काफी बढ़ोतरी थी। चंद्रयान 3 में हमने बहुत सारी सावधानियां रखी, काफ़ी सारे ग्राउंड पे एक्सपेरिमेंट्स किए और एक फुल प्रूफ मिशन के जरिए हमने चंद्रमा के ऊपर हमारा रोवर और लैंडर सिस्टम को लैंड किया। उसके बाद वो सिस्टम 14 दिन चला, उससे काफ़ी भारी मात्रा में हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। वो इन्फॉर्मेशन आगे वाले मिशन के लिए बहुत उपयुक्त होगी। सो अब हम चंद्रयान 4 मिशन करने जा रहे हैं अगले 3 से 4 साल में। तब हम वहाँ से मिनरल्स को वापस लाएंगे। वो मिशन भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट मिशन है। सो चंद्र का पूरा मिशन अगर हम देखेंगे तो हमने ये डिसाइड किया है 2040 में पहला भारतीय चंद्र के ऊपर लैंड हो सकता है। सो उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। चंद्रयान 3 उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप था। पहला सक्सेस ये था, दैट इज एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके हम चांद में लैंड हो सकता है, उधर रोवर को चला सकता है, एक 14 डेज उधर काम कर सकता है। हमारा इंस्ट्रूमेंट उधर ठीक से अच्छा से इंटरनेशनली अप्रिशिएट करने के तरीके से काम कर सकता है करके एक डेमोन्स्ट्रेट किया। ये एक पहला चीज है, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन है, उसमें कंप्लीट सक्सेस वो एक पहला बात है। सेकेंड, साइंटिफिक रिसर्च हम ये देखना है, ये मिशन में हम एक सीस्मिक रिकॉर्डर भी लेके गया था। मतलब धरती में भूकंप हो रहा था ना, उसी तरह चांद में भूकंप होगा। भूकंप नहीं बोलता है, मून क्वेक बोलता है। तो वो हुआ, उसको हम रिकॉर्ड किया। इससे हमको 2 चीज मिलेगा इस तरह से मून क्वेक हम रिकॉर्ड करने के समय। एक है मून के अंदर स्ट्रक्चर्स क्या है वो हम पढ़ सकता है, एक बात है। दूसरा, फ्यूचर में मून में हम कंस्ट्रक्शन करना है तो किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना है, किस तरीके से उधर मून के आ सकता है, उसको सेफ करके करना है ना। लगभग आप सोच लो दैट दिल्ली के आसपास earthquake प्रोन है, उधर आप कंस्ट्रक्शन करने के लिए समय कुछ चीज आप सोच में रखना है। दूसरा जहां में earthquake ही नहीं आएगा, उधर आप दूसरे तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकता है। सो मून का ये अंडरस्टैंडिंग, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग इसरो ने ढूंढ के निकाला। सिर्फ इसरो को नहीं है,
पूरे दुनिया को यूज होगा। ये सेकंड साइंटिफिक मिशन। तीसरा है फॉरवर्ड लुकिंग। मिशन खत्म हो गया, मिशन का पूरा हो गया, बट स्टिल यान था उधर। इधर से एक यान ये चंद्रयान को धरती से मून तक लेके गया ना, ऑर्बिटर, मून को ऑर्बिट किया ना, वो भी था। उसको क्या करे? इसरो ने सोचा किसी भी चीज को सिर्फ यूज एंड थ्रो नहीं करना है, मैक्सिमम यूटिलिटी करना। तो वो चंद्रयान 3 लैंड हो गया ना, उसमें फ्यूल था, तो वो एक काम किया, जस्ट एक फ्रॉग के तरह, मेढक के तरह इधर से उधर जंप करो। क्यों वो इंपॉर्टेंट है? नेक्स्ट मिशन में चंद्रयान 4 में हम रिटर्न होना है तो वो इंजन दोबारा स्टार्ट होना है। 14 डेज के बाद उतना ठंड में स्टार्ट होगा नहीं स्टार्ट होगा, वो हम टेस्ट करके देखें। इसी तरह वो ऑर्बिटर इधर से लेके गया ना हमको चांद तक, वो वेस्ट है, उसका काम खत्म, उसमें भी फ्यूल था। तो इसरो ने सोचा उसको धरती के पास वापस लेके आए, बिकॉज एनी हाउ फ्यूचर में इस तरह से हम रिटर्न मिशन दैट इज चंद्रयान 4 में हम वापस लेके आए, तो वो वापस लेने के लिए ये टेस्ट भी कर दिया। इस तरह से एक ही पत्थर में सिर्फ 2 नहीं है, 3 मैंगो ने अचीव किया। चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य चांद से चट्टानों के टुकड़े या अन्य नमूने धरती पर लाना नहीं था, बल्कि इसे निर्धारित अवधि तक चांद पर रहकर ही अनुसंधान करने के लिए डिजाइन किया गया था। और इस मिशन की सफलता भारत के लिए बड़े गर्व का विषय है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 27 अक्टूबर 2023 को बताया कि चंद्रयान से विक्रम लैंडर जब चांद की सतह पर उतरा तो उसने करीब 2.06 टन लूनर एपिरेगोलिथ यानी चंद्रमा की धूल को उड़ाया था। इससे वहां एक शानदार एजेक्टा हेलो यानी चमकदार आभामंडल बन गया। लैंडिंग पॉइंट यानी शिव शक्ति बिंदु पर उठा ये धूल का गुबार करीब 108.4 वर्ग मीटर के हिस्से में फैल गया था। चंद्रयान 3 की अपार सफलता के बाद अब इसरो जोर शोर से चंद्रयान 4 मिशन को अंजाम देने के कार्य में भी जुट गया है। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने कहा है कि चंद्रयान 4 शिव शक्ति बिंदु से पृथ्वी पर चंद्र नमूने वापस लाएगा। बहरहाल यदि इसरो चंद्रयान 4 मिशन के जरिए चांद के दक्षिणी ध्रुव से चट्टानों, मिट्टी सहित अन्य तत्वों के नमूने धरती पर लाने में सफल रहता है तो इसरो के इतिहास में ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इसरो का ये मिशन उसके अंतरिक्ष उड़ान में मील का पत्थर साबित होगा। चंद्रयान 4 इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो सैंपल रिटर्न मिशन है। जैसा मैंने कहा कि क्या होता है कि आपने एक रोबोटिक इक्विपमेंट भेजा था, उसमें काफ़ी सारे प्रावधान थे, लेकिन उसका जो पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन था वो एक मिनिमल इंस्ट्रूमेंटेशन था, वो बेसिक खोजबीन कर सकता था। लेकिन हमें अगर डिटेल में एनालिसिस करना है तो हमें वो जो सरफेस के ऊपर है या उसके थोड़े सरफेस के अंदर भी है, क्योंकि वो डिगिंग भी करने वाला है 2028 में जो हमारा चंद्रयान 4 मिशन जाएगा। सो वहाँ से वो सैंपल्स निकालेंगे और वो सैंपल्स पृथ्वी पर ले आएंगे। सो हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसके ज़रिए मैं ये कहूँगा कि हम अच्छी तरह से उसका डिटेल्ड एनालिसिस कर पाएंगे। आप जब एक रोवर इक्विपमेंट भेजते हैं तब इतना डिटेल्ड एनालिसिस होने की संभावना कम होती है। सो वो डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए सैंपल रिटर्न मिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले दिनों में जब हम ह्यूमन एस्टैब्लिशमेंट वहाँ पे करने चाह रहे हैं तो हमें ये पता चलना होगा कि वहाँ का जियोग्राफी क्या है, वहाँ का जियोलॉजी क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके जरिए मिलेगी। उधर से आप सैंपल कलेक्ट करो, पत्थर का सैंपल, मिट्टी का सैंपल, ये सब सैंपल कलेक्ट करो, एक बॉक्स के अंदर लॉक कर दो। देन वो पार्ट को चांद से एक रॉकेट से ऊपर भेजने के समय हमारा ऑर्बिटर चांद को रोटेट करके आएगा ना, वो कैप्चर करेगा, वो पकड़ेगा, देन वो धरती के पास वापस भेजेगा। सो सैंपल रिटर्न मिशन, तो धरती का मिट्टी, धरती का पत्थर, उसको वापस लेके आता। इधर हम लेबोरेटरी में उसको डिटेल में स्टडी कर, यही है तीसरा कदम। अब पहला 2 कदम कर चुका,
चंद्रयान 3 सेकंड कदम रख दिया। चंद्रयान 4 में ये प्लान कर रहा है ये तीसरा कदम करेंगे, मतलब चांद में जाके लैंड हो जाएंगे, उधर से इधर से सैंपल कलेक्ट करेंगे, एक बॉक्स के अंदर डाल के उसको वापस लेके आएंगे। इसके लिए प्लानिंग अभी हो रहा है। दरअसल चंद्रयान 4 को चांद से मिट्टी के नमूने वापस लाने के लिए बनाया गया है। इसे एक बार में नहीं बल्कि 2 अलग-अलग रॉकेट लॉन्च करके अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा जाएगा। फिर अंतरिक्ष में ही इन दोनों भागों को जोड़कर चंद्रयान 4 को पूरा बनाया जाएगा और उसके बाद ही चांद की तरफ भेजा जाएगा। साथ ही इसरो और भी कई महत्वपूर्ण कामों को अंजाम देने में जुटा हुआ है। मसलन इसरो भारत के पहले ह्यूमन गगनयान मिशन को लेकर भी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। साथ ही भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 भी शानदार काम कर रहा है। इस मिशन ने हाल ही में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। इसी साल जनवरी में अपने निर्धारित स्थान सूर्य पृथ्वी के L1 पॉइंट तक पहुंचने के बाद इस मिशन ने L1 पॉइंट की हेलो कक्षा की अपनी पहली परिक्रमा पूरी की है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को लेकर भी काम कर रहा है। इसरो के मुताबिक भारत का यह स्पेस स्टेशन कुल मिलाकर 52 टन के करीब होगा। ये 27 मीटर लंबा यानी 88.58 फीट और 20 मीटर चौड़ा यानी 65.61 फीट का होगा। इसरो की प्लानिंग है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 से ऑपरेशनल हो जाए। देश के अपने अंतरिक्ष स्टेशन का नाम भारत अंतरिक्ष स्टेशन होगा। इसरो के वैज्ञानिक वीनस ऑर्बिटर मिशन पर भी काफी समय से काम कर रहे हैं। दरअसल इस मिशन के जरिए वैज्ञानिक शुक्र ग्रह के वायुमंडल के रसायन, उसके गतिकी और संरचनात्मक विविधताओं के साथ साथ सौर विकिरण और सौर पवनों के प्रभावों पर भी रिसर्च कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसरो इस मिशन को 2026 से 2028 के बीच लॉन्च कर सकती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में अंतरिक्ष की दुनिया में नित नए सफलता के कदम आगे बढ़ा रहा है और वैश्विक मंच पर देश का मान और सम्मान बढ़ा रहा है।